और आज की जो प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से पिछले कल हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो ऐतिहासिक बजट एक नई संकल्प के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विजन के साथ और हटकर जिस तरीके से पूर्व के बजट प्रदेश के अंदर पेश होते थे, उसमें अगर मैं सही शब्द का प्रयोग करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ, लीक से हटकर जो उन्होंने प्रदेश में बजट पेश किया है, उसके मुख्य बिंदुओं पर और खास करके जो उसमें युवाओं के प्रति जो कार्य किए गए हैं, युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करवाने के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो मुख्य रूप से सबसे पहले तो जो उन्होंने बजट पेश किया है, इसको जिस तरीके से मीडिया ने भी इसकी सराहना करी है और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, राजनीति से हटकर जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये ग्रीन बजट के रूप में, ग्रीन स्टेट और ग्रीन बजट के रूप में इसको पेश किया गया है। इसमें खास रूप से जो हमारे 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, इसमें हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो एक सफर शुरू किया है, वो बहुत ही निर्णायक तरीके से और धमाकेदार तरीके से उसको शुरू किया गया है, जिसमें खास करके प्रदेश में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को 500 मेगावाट, जिसमें एक ओर हम पर्यावरण को संरक्षण देंगे और दूसरी ओर इसमें स्वरोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा होंगे। और मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप देख रहे हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला, जहां तक वो और बातों के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर रहे थे, उन्होंने हमेशा एम्फेसिस जो है वो प्रदेश में ग्रीन स्टेट के मुतलक ग्रीन कॉरिडोर्स प्रदेश के अंदर बनाने की बात करी थी। और उसमें फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन कॉरिडोर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें NHAI द्वारा हो रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवेज जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जा रहे हैं, उसमें से कुछ सड़कों को चिन्हित किया गया है। जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज को इसमें चिन्हित किया गया है, जिनको इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स के रूप में वहां पर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। और इस कॉरिडोर में जो है वो आपके जो बसेस या ट्रक्स की फ्लीट चलेगी, उन पे जो वैसे तो सब्सिडी जो देने की बात की गई है, 50% सब्सिडी ऑन ट्रक एंड बस ऑपरेटर्स जो है वो 50% दी गई है विद द मैक्सिमम कैपिंग लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीस। और ये जैसा मैंने कहा कि इसमें से 2 हमारे इसमें जो है आपके टारगेट सिद्ध हो रहे हैं। एक और जो हम स्वरोजगार के साधन दे रहे हैं, हमारे युवाओं को 50% सब्सिडी पर जो है वो ट्रक्स और बसेस लगाने के लिए पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। और दूसरे ओर से हम इसमें पर्यावरण को भी जो चेंजिंग इकोलॉजी है और जो हमारा बिकॉज आवर कंट्री इज सिग्नेटरी टू द पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड्स ऑफ 2015, उस दृष्टि से भी हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की और सरकार की सराहना करता हूं। इसके साथ जो है आपके 1500 रुपए के डीजल बसेस जो है HRTC से उनको रिप्लेस कर जो है वो आपके फेज्ड मैनर में 1000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो HRTC करेगी। और इसमें इलेक्ट्रिक बसेस हमारी जो कॉरपोरेशन है इनके द्वारा लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, हमारी बेटियां हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके लिए जो है 25,000 रुपए की सब्सिडी के साथ जो है वो मेरिटियस 20,000 लड़कियों को ये प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और हर जो है विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट पे ग्रीन पंचायत की ओर घोषित करना, ये भी मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं युवा मंत्री के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूं, इसलिए मैं पूरी विस्तार पूर्वक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता हूं। केवल जो यूथ ओरिएंटेड इसमें चीजें हैं, जो खास करके युवाओं को जो फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो और
हमारे वरिष्ठ सहयोगी है, वो समय समय पर और चीज़ों पे विस्तार से इस बजट के ऊपर बात करेंगे, मगर स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे ये जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी है कि जो इसमें यूथ ओरिएंटेड जो एक अप्रोच सरकार ने रखी है, जो रोजगार देने की या स्वरोजगार देने की बात है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। इसमें जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, और विपक्ष को भी मैं इसमें ये कह देना चाहता हूं, बारी बारी ये कहते हैं कि जिला कांगड़ा को ये सरकार इग्नोर कर रही है, मगर मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले कल टूरिज्म कैपिटल जिला कांगड़ा को और धर्मशाला को घोषित किया गया है, ये सराहनीय योग्य है, जिसमें गोल्फ कोर्स बनाने की बात की गई है, टूरिस्ट विलेज वहां पे बनाने की बात की गई है, और आपके जो पोंग डैम है उसमें वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज, यॉट फैसिलिटीज देने की बात की गई है। अभी हाल ही में मैं भी जो है वो हमारा जिला कांगड़ा का जिला ऊना का जो अंदरौली क्षेत्र है वहां पे गया था, जो कुटलैर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वहां पे जो असीम आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप करने की है, उस चीज को भी हमें आने वाले समय में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, इसके माध्यम से हम और एक बड़े स्तर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ टाई अप कर उस इलाके को हिमाचल प्रदेश का वाटर स्पोर्ट्स हब जो है वो बनाने के लिए आगे विकसित है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस पे डिटेल चर्चा करी है कि किस तरीके से हमको वाटर स्पोर्ट्स स्तर पर, मुझे दुख भी हुआ कि हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने वहां पे वाटर स्पोर्ट्स का जो है एक आपका वहां पे होस्ट किया, मगर हिमाचल की टीम उसमें उपस्थित नहीं थी। बहुत और राज्यों की टीमें वहां पर आई, इसलिए हमने संकल्प लिया है कि क्योंकि उसमें बहुत सी जमीन जो है वो बीबीएमबी प्रोजेक्ट की है, इस विषय को हम मुख्यमंत्री जी से मैं डिस्कस करेंगे और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ इन जॉइंट कोलैबोरेशन उस जमीन को वापस रिक्लेम कर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनकर उसमें चाहे गोल्फ कोर्सेज बनाने हैं, चाहे वहां पे वाटर स्पोर्ट्स या रिजॉर्ट्स या और गोल्फ कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, बहुत उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। स्कूल वचनबद्ध है, हमारा सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए बजटरी प्रोविजन जो है वो करवाया गया है। और जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनी पहले ने इसको इंप्लीमेंट किया है, मगर इसमें जो 8,000 करोड़ रुपए बकाया जो केंद्र सरकार के पास उपस्थित है, उसको वापस लाने के लिए भी केंद्र सरकार के लिए भाजपा के नेताओं को भी मुख्यमंत्री जी का समर्थन करना चाहिए, ताकि प्रदेश के कर्मचारी के हित में जो ये निर्णय लिया गया है उसको हम इंप्लीमेंट करें। और साथ ही महिलाओं के लिए जो हमने अपनी गारंटी में लिखा था कि हम 1,500 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे, उसको भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से फेस्ड मैनर से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले 2,30,000 महिलाओं को, 31,000 महिलाओं को जो है 1,500 रुपए की पेंशन देने का पहले चरण में इसका कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें 416 करोड़ रुपए का व्यय जो है एक्सपेंडिचर प्रदेश सरकार इस पे बजटरी प्रोविजन इसमें किया है। और जो मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करवाया गया है, जिसमें 2 स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट्स भवन आपके जो है एक ज्वालाजी में कांगड़ा में और एक आपका सुंदरनगर के अंदर बनाने का उन्होंने जो है एक प्रयास किया है, जिसको बहुत जल्द वो शुरू भी हो जाएगा, इसका हमको पूरा विश्वास है। और इसके साथ साथ जो हमारे, अगर मैं अपनी विभाग की बात करूं, पीडब्ल्यूडी और हमारा जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 1,350 करोड़ रुपए का जो है वार्षिक बजट में से 1,350 करोड़ रुपए जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को 2023-24 के लिए दिए हैं, जिसमें जो है स्टेट प्लान में 1,350 करोड़ आपके रोड एंड ब्रिजेस अंडर स्टेट प्लान एंड, और 335 करोड़ जो है सेंट्रल स्कीम्स का, जो हमारा PMJSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और CRF के माध्यम से है। और अगले साल की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ 1,060 किलोमीटर्स नई सड़कें प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट द्वारा अगले 1 साल के अंदर बनाई जाएगी, और मेटलिंग टारिंग रखरखाव के लिए 1,505 किलोमीटर सड़कों का प्रदेश के अंदर कार्य अगले 1 साल के अंदर करवाया जाएगा, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज को मिलाकर 990 किलोमीटर रोड्स
और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 70 ब्रिजेस और कनेक्टिविटी ऑफ 70 नई गांव को जो है इस ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। और साथ ही एक जो नई स्कीम उन्होंने शुरू करी है मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सड़कों का जो नई सड़कें हैं वो उनको भी ग्रामीण स्तर पे लिया जाएगा और उनका जो रख रखाव है उसको करने के लिए भी आने वाले समय में जो है वो प्रयास किए जाएंगे। और जो हमारा बहु उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो उसका तीसरा चरण जो 2019 में जिसकी विधिवत शुरुआत हो गई थी प्रदेश में, उसके तीसरे चरण में 45 सड़कें प्रदेश के अंदर जिसकी कुल लंबाई 440 किलोमीटर है और उनकी कुल लागत जो है वो 422 किलोमीटर सड़कें जो है वो करवाई जाएगी। और इसको फेज्ड वाइज डीपीआर इसकी 2685 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स की जो है वो भारत सरकार को भेज दी गई है। और इसके साथ साथ सीआरएफ में 500 करोड़ रुपए के सड़कें जो अभी हाल ही में जब हमारी सरकार बनी थी उसके बाद हम अपने जो रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनसे मिले थे और उसके बाद 500 करोड़ की सीआरएफ की सड़कों की उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, जो हमने केंद्र सरकार को भेज दी है। और जैसे ही उसकी अप्रूवल आ जाएगी उसको हम प्रदेश के अंदर उसका कार्य जिस तरीके से उसका जो प्रोसेस है, ड्यू कोर्स है, टेंडरिंग है और उसके बाद उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जब से मैंने विभाग को संभाला है तो मैंने एक बात पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है हमेशा से जब हम विपक्ष में रहे कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नई टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो जमीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स है पीडब्ल्यूडी के उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पारदर्शिता भी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी और समय रहते हुए जो है इसमें कार्य पूरा होगा। ये हमारी एक सोच है जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और उन्होंने इस पे स्वीकृति और हामी भरी है। तो इसको अगले अब जो हमारा वित्तीय वर्ष है इसमें हम इसको प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। इस चीज़ का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मगर एक हमको जो एक मैं आंकड़े देख रहा था हमारे जो इस साल के जो बजट इंडिकेटर्स है, मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारा 53,000 करोड़ का इस बारी बजट आया है उसमें जिस तरीके से आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार कम होता जा रहा है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। वी अंडरस्टैंड दैट वी आर एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टेट, चाहे वो पेंशन्स है, चाहे वो आपकी सैलरीज है, चाहे वो आपके एरियर्स है, वो चीज़ें हमको मीट करनी है। बट इन द टाइम्स टू कम वी हैव टू ले स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन क्रिएशन ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। और इसके लिए जो आंकड़े हमारे सामने पेश हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ये बहुत
चिंता का विषय है। हर एक रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें से बहुत सा पैसा जो है वो आपके सैलरीज में या आपके पेंशन्स में या आपके सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, वी हैव टू मीट देम, बट एट द सेम टाइम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए हमारे पास जो पैसा बचना चाहिए वो प्रदेश में नहीं बच रहा है। उस पर मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार बजट में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हुई, पहली बार बजट में जो है वो आपके शराब के ऊपर सेस लगाकर दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। और वैसे ही जयराम जी कह रहे थे कि आपने शराब माफिया को प्रदेश के अंदर पैदा कर दिया। मैं आपको पूछना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप खुद वित्त मंत्री प्रदेश के रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए से हमारा व्यय जो है वो बढ़कर 28 से 2900 करोड़ रुपए जो है वो इस बारी ओपन जो ऑक्शंस हुए हैं हमारे ठेकों के, उसकी वजह से प्रदेश का बढ़ा है। और जो सेस आपका पानी के ऊपर, पन बिजली के ऊपर लगाया गया है, उससे भी करीबन हमको 600 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि प्रदेश के आय में हुई है। तो ये सब चीजें प्रदेश की रिसोर्स मोबिलाइजेशन के प्रति रखी गई है और इन चीजों को आने वाले समय में हम पे और बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि ओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर्स, मैं समझता हूं ये एक सही चीज नहीं है। और जयराम जी ने इस चीज को बड़ी बेखूबी तरीके से, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दिव्य शक्ति उनके अंदर आ गई थी और 6 महीने में जो है देवलोक के, इंद्रदेव के जो है सीधे कम्युनिकेशन के साथ उन्होंने 600 इंस्टीट्यूट्स प्रदेश के अंदर खोल दिए हैं, 900 इंस्टीट्यूट्स प्रदेश के अंदर खोल दिए। 6,500 करोड़ का ऋण प्रदेश सरकार के ऊपर हो गया। मैं अपने डिपार्टमेंट का भी उसमें देख रहा था, कई हमारी जगहों में सब डिविजन्स खोल दिए, कई डिविजन्स खोल दिए जिनकी कोई फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं थी। मगर ये सब चीजें जो है केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से करी गई, मगर इसका कोई लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिला। इस पे भी मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हालांकि मुख्यमंत्री जी कई बार इस चीज पे बोल चुके हैं कि एज एंड व्हेन नीड बेसिस पर जहां पर लगेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता है, चाहे वो बिजली बोर्ड में है, चाहे वो आपके पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, शिक्षा विभाग है, उनको एज एंड व्हेन नीड बेसिस के ऊपर खोला जाएगा। कॉलेजेस भी जो बंद हुए हैं, अगर कहीं पे आवश्यकता है कि खोलने हैं तो कई खोले भी हैं और कई आने वाले समय में भी खोले जाएंगे। अंत में रोजगार जो हमारा सबसे बड़ा बिंदु है, इसमें जो आंकड़ा निकल कर आया है कि 25,000 नौकरियां जो है वो सरकारी क्षेत्र में होगी, मगर इसका अगर हम इन टोटलिटी इसको देखें निजी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में, उसको मिलाकर करीबन 90,000 से लेकर 1 लाख नौकरियां हम प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पैदा करने के लिए वचनबद्ध है। चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट के रूप से है, चाहे वो आपका जो सब्सिडीज के रूप से नया एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर जनरेट होगा, जिसके बारे में मैं जो है बात कर ही चुका हूं। और इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे जल शक्ति है, जिसमें जैसे आपने कल देखा कि उसमें 5,000 नई नौकरियां प्रदेश में जो है वो दी गई है। मैं अपने डिपार्टमेंट के भी आंकड़े देख रहा था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, जिसमें अभी जो हमारा रिक्वायर्ड स्टाफ है जो आपके अगेंस्ट रेगुलर स्ट्रेंथ है और जो आउटसोर्स के मार्फत है, उसमें करीबन 2237 अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है, जिनको आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। 2237 जो हमारी आउटसोर्स, चाहे वो आपका आउटसोर्स के माध्यम से है, चाहे वो आपकी रेगुलर स्ट्रेंथ है, उसको चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स है प्रदेश के अंदर, उनका मैंने मुख्यमंत्री जी से सुबह ही बात करी थी, क्योंकि उनका जिक्र बजट बुक में नहीं आया था, मगर फाइनेंस की अप्रूवल के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स प्रदेश के अंदर अभी कार्यरत है, उनकी जो मानदेय है उसको जो है वो 4500 से बढ़ाकर जो है वो 5,000 आने वाले समय में, मतलब अब जब अगली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें प्रपोजल लेकर जाएंगे और इसकी अप्रूवल जो है वो सरकार द्वारा दे दी जाएगी। और अंत में मैं जो हमारा युवा खेल विभाग है, इसके माध्यम से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट हमेशा अलग अलग सरकारों में निगलेक्टेड रहा है,
मगर मैंने डे वन से ये बात कही है कि जितना हमारे लिए लोक निर्माण विभाग जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो हमारा युवा खेल विभाग भी है। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना चाहते हैं, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ प्रदेश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने अभी एक डिटेल तरीके से हरियाणा का, मध्य प्रदेश का और पंजाब का, खास करके हरियाणा का स्पोर्टिंग मॉडल पड़ा है। और आने वाले समय में एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रदेश के अंदर हम लाने जा रहे हैं। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 साल में जो स्पोर्ट्स काउंसिल की एक भी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, प्रदेश में जो चेयरमैन होते हैं इसके डी फैक्टो एज चीफ मिनिस्टर, एक भी बैठक पिछले 5 साल में प्रदेश के अंदर आयोजित नहीं करवाई गई थी। इसमें आप देखते हैं क्योंकि 3% कोटा रोजगार के लिए रखा गया है, इसमें कौन सी गेम्स को प्रायोरिटी ए सेक्शन में डालना है, प्रायोरिटी बी में डालना है, प्रायोरिटी सी में डालना है, ये इस स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक के मार्फत इन चीजों को तय किया जाता है। जब इतनी गंभीरता ही नहीं है, 3-5 साल से ये बैठक नहीं हुई, तो क्या स्टेट ऑफ द अफेयर्स प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट का रहा होगा या प्रदेश के युवाओं का रहा होगा, वो इस चीज का जो है एक वो लिया जा सकता है। तो इसलिए हमारा ये प्रायोरिटी है कि आने वाले समय में हमने एक रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। जिस तरीके से ये राजस्थान में करवाया गया था उसको हमने डीपली स्टडी किया है। और आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर से लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। और 2 सेक्टर जिसका मैं पहले ही विवरण कर चुका हूं, एक वाटर स्पोर्ट्स आपके गोविंद सागर डैम के अंदर, और एक आपका जो है विंटर स्पोर्ट्स जो आपके मनाली है या आपका ट्राइबल एरियाज है, लाहौल स्पीति है, उसमें चाहे स्कीइंग है, चाहे आपकी स्नो बोर्डिंग है, आपका जो है आइस स्केटिंग है। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। और इन दोनों चीज़ों के लिए हम केंद्र सरकार से भी समर्थन मांगेंगे। आप जानते हैं एक फाइनेंशियल क्रंच हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसके 2 डिटेल्ड डीपीआरस कंसल्टेंसी के बाद बनाए जाएंगे, जिनको मैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के, जो हिमाचल प्रदेश से ही है, माननीय अनुराग ठाकुर जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। बहुत जल्द हम उनसे मिलने जाएंगे जब बजट का सत्र खत्म हो जाएगा, ताकि इन 2 प्रोजेक्ट्स को, आपके एक विंटर गेम्स का और एक वाटर गेम्स का, इसके लिए एक अच्छा बजट जो है वो खेलो इंडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिले एंड हम एक शुरुआत करें और फिर आने वाले समय में उसको हम बढ़ावा दे सकेंगे। तो ये मैं आपसे आज इस प्रेस वार्ता में कहना चाहता हूं।